हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम किसी भी शिफ्ट का सोल्यूशन नहीं कर रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डू जीके पीवाईक्यू मॉक एनालिसिस, यानी जीके के पीवाईक्यू मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको कैसे एनालिसिस करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या डेली मॉक लगाना चाहिए, और अगर डेली नहीं लगाना चाहिए तो फिर कैसे लगाना चाहिए। तो इन सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, और ये मैंने क्यों बनाया है ये अभी आपको पता चल जाएगा। उसके पहले आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं ध्यान में रखने हैं। पहला, डोंट बी अफ्रेड ऑफ जीएस। बिल्कुल सही लिखा है मैंने यहाँ पर। आपको पहली बात तो ये जीके से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ही डरेंगे ना, क्वेश्चन आपके उतने ही गलत होंगे और दिमाग में चीज़ें आपके जाएंगी नहीं। जितने भी लोग आप में से वीडियो देख रहे हैं उन सबका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा जिसमें आप 45 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। तो क्या आपने बिना मेहनत के उसमें 45 प्लस स्कोर किया है, या फिर बिना उस सब्जेक्ट को टाइम दिए आपका ये स्कोर आ सकता है कभी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको जीएस से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, या फिर आपके 5 या 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि जेन्युइनली आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। अगर कोई भी एसएससी का एस्पिरेंट है और उसके जीके में 10 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने ना तो टाइम दिया है जीके को, और ना ही आपने उसको पढ़ा है, और ये सच्चाई है। ठीक। दूसरा ये है, स्टे काम एंड फोकस्ड, यानी कि जब भी आप जीके के क्वेश्चन को पढ़ें या फिर आप उसको याद भी कर रहे हैं, तो काफ़ी शांत दिमाग और उस फोकस के साथ पढ़ें। कई बार सीधी चीज़ें लिखी होती हैं जो कि हमारे जनरल लाइफ से जुड़ी होती हैं, और हम उसको भी नहीं कर पाते। जबकि आप अगर शांत दिमाग से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो ज़रूर क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तीसरा है यहाँ पर, ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शन को जितना हो सके एलिमिनेट करने की कोशिश करा करिए। और ये ना हर जगह काम नहीं आएगा ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन आप 2 तरह के क्वेश्चन में कर सकते हैं। जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए वहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं जहाँ पे मैचिंग करने के लिए आया हो कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करिए, वहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ शब्द को पढ़ के भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे एक बार ना क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि चंगई डांस कहाँ पर लोकेटेड है। तो आप बताइए, पहले ये पढ़ते हुए आपके दिमाग में कौन सा स्टेट आया? ये वर्ड पढ़ते ही ना आपको ये लगेगा कि ये तो नॉर्थ ईस्ट का कोई वर्ड लग रहा है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड है। और एग्ज़ाम में जो ऑप्शन दिया था उसमें 3 स्टेट्स था, यूपी, बिहार और राजस्थान, ऐसे मतलब इस साइड के स्टेट का दिया हुआ था। और एक ही ऑप्शन था नॉर्थ ईस्ट का, नागालैंड। तो ये वाला जो है राइट आंसर था। और कई बार जो भी डांस के एक्सपोनेंट होते हैं ना, उनका टाइटल पढ़ के, नाम पढ़ के भी आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप अटेम्प्ट करें एग्ज़ाम में, ताकि आपका जो है मार्क्स बूस्ट हो। क्योंकि देखिए, जो भी अगर एग्ज़ाम में 40 प्लस लेके आया है, या फिर जो भी 40 प्लस स्कोर करता है, तो जाहिर सी बात है कि सारे क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं आ रहे होते, कुछ क्वेश्चन गेस करके भी किए जाते हैं। और अगर अच्छे से गेस किया जाए तो आपके ऑप्शन सही बनेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी आपको क्वेश्चन उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सब तरह से पढ़ना आना चाहिए। जब भी मैं आपको शिफ्टों का सोल्यूशन कराती हूँ तो मैं आपको दिखाती भी हूँ क्वेश्चन, और बताती भी हूँ कि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। इसका मतलब ये है ना कि जो चीज़ें आंसर में रहती हैं वो चीज़ें ये डाल देते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन का कोई पार्ट उठा करके डाल देते हैं आंसर में, ऑप्शन में। तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ा था, ये क्वेश्चन में था, आज ये वाला इसमें दिया है और आंसर में ये वाला दिया है। वो जब मैं आपको पीवाईक्यू का सोल्यूशन कराती हूँ तो बहुत अच्छे से बताती हूँ कि ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से कैसे पूछा गया था। तो उसी को मैंने नाम दिया है रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी आपको क्वेश्चन हर तरफ से पढ़ने आना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर फोकस ऑन एक्यूरेसी। अब बहुत लोग सोचेंगे कि एक्यूरेसी पे फोकस करने का क्या मतलब, जीके है तो गैस करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन एकदम अच्छे से आ रहे हैं जीके में, और आपने अगर उसको किया होता केवल 15 क्वेश्चन, तो आपको 30 मार्क्स मिलते। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 6 क्वेश्चन जो है गलत कर दिए, तो 3 मार्क्स आपके कट जाएंगे ना निगेटिव मार्किंग में, आपको केवल मिलेगा 27 मार्क्स। और देखने में तो लग रहा है कि केवल 3 मार्क्स कटेगा, लेकिन सोचिए 1 मार्क्स से या 0.5 मार्क्स से 1000 रैंक नीचे हो जाती है। ठीक, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है। और अभी हम बात करेंगे कि आपको गेस करना चाहिए या नहीं,
उसको आप पता कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए 3 तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में होते हैं। पहला, जिसका आंसर आपको एकदम अच्छे तरीके से आता है उसको हम बोलेंगे कन्फर्म, और एक तो जो आप गेस करते हैं उसको बोलेंगे हम गेस्ड, और जहाँ पे आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बिल्कुल हवा नहीं लग रही, उसको बोलेंगे नो आइडिया। अब आपको करना क्या है, जब भी आप PYQ के मॉक लगाएंगे ना, तो पहले 1 से 25 नंबरिंग जो मैंने यहाँ पे किया है आप वैसे ही करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपने उस क्वेश्चन को गेस करके किया, या फिर आपको आइडिया नहीं था आपने स्किप कर दिया, या फिर आपने जो है एकदम कंफर्म है करेक्ट किया है। तो अगर आपका कंफर्म है तो आप लिखेंगे C, अगर आपने गेस किया तो आप लिखेंगे G, और अगर नो आइडिया है मतलब बिल्कुल नहीं पता चला तो आप लिखेंगे N। अब यहाँ पे जो है कंफर्म वाले, मान लीजिए वो आपने बहुत अच्छे से लगाए हैं और आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है अपने साथ, क्योंकि ये चीज़ आपको किसी को दिखानी नहीं है ना, तो आप बिल्कुल सही सही लिखिएगा कि आपने गेस किया या फिर आपने कंफर्म मान के लगाया या फिर नो आइडिया था। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन गेस किए। तो यहाँ पे आपने गेस किए 6 क्वेश्चंस, ठीक। तो अगर आपने 6 क्वेश्चन गेस किए तो अगर आपके उसमें से 4 क्वेश्चन जो है सही निकल गए और केवल 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, तो 4 क्वेश्चन के आपको जो है 8 मार्क्स मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ तो उसको अगर आप नहीं करते तो आपको 4 नंबर का लॉस होता, लेकिन अगर आपने किया है तो आपको केवल 1 मार्क्स का लॉस होगा, यानी ओवरऑल पॉजिटिव है, यानी आपको 7 मार्क्स मिले गेस करने की वजह से, ठीक। बहुत लोग ये सोचेंगे ना कि यहाँ पे ये जो 2 क्वेश्चन का लॉस हुआ है हमारा, यहाँ पे 5 नंबर का जो है लॉस होगा, तो बिल्कुल नहीं। तो आप ये वाला हिसाब यहाँ पर मत लगाइएगा कि 5 नंबर का लॉस होगा, क्योंकि आप ये क्वेश्चन तो करने वाले ही नहीं थे, आपको पहले ही 4 नंबर का लॉस होने वाला था, लेकिन आपने गेस किया इसको, तो आपको केवल और केवल यहाँ -1 नंबर का लॉस हुआ है, ठीक। तो आपको ना हर PYQ मॉक एनालिसिस करने के बाद ये ज़रूर करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका गेस कितना सही है, आप कितना अच्छा गेस कर पाते हैं। अगर हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव में है तब आप एग्ज़ाम में रिस्क लीजिएगा गेस लेने का। अगर आपका गेस लिया हुआ क्वेश्चन बार बार गलत हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक। और यहाँ पे जो भी है नो आइडिया वाला, आप इसका पहले कारण लिखिएगा कि जो क्वेश्चन नो आइडिया वाले हैं तो क्यों उसके बारे में आपको आइडिया नहीं था। और अगर मान लीजिए वो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी 12th लेवल का है या हाई लेवल का है, जैसे केमिस्ट्री वगैरह में आते हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 1-2 क्वेश्चन के लिए आप पूरी केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया है जो कि आपको आइडिया नहीं है बट उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ज़रूर उसको पढ़ेंगे, ठीक। तो ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि PYQ एनालिसिस के बेनिफिट क्या होते हैं, कैसे आपको नोट्स बनाना है, ये सब कुछ। तो सबसे पहले हम सबको पता है ना कि बेसिक हम पॉलिटी करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में बायो का सबसे ज़्यादा वेटेज, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, करंट अफेयर्स करते हैं, एंशियंट, मिड, मॉडर्न, ये सारे हम कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं। और यकीन मानिए आपने अगर कहीं से भी इसका बेसिक कवर किया है, अगर ऊपर ऊपर से भी आपने इसको पढ़ा है अच्छे से, पॉलिटी की आपकी एक नोटबुक है, हिस्ट्री की है, ऐसे सारा, तो जाहिर सी बात है आपको इन सब में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके नोट्स से। अब यहाँ पे जो है PYQ का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, यू हैव टू डू इट, आपको करना ही करना है PYQ, क्योंकि उससे ना आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होगी। अब देखिए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको ना ऐसे पेजेस ले लेने हैं वो A4 साइज़ के। एक पे आप हेडिंग डालिएगा यहाँ पर पॉलिटी, और यहाँ पे आपको डालना है हिस्ट्री, और यहाँ पे आपको डालना है जियोग्राफी। ऐसे ही आप जितने सब्जेक्ट यहाँ पर है ना, ये वाले स्टैटिक पोर्शन वाले, उन सब का आपको ऐसे एक एक लूट शीट का पेपर लेना, या फिर आप 2-3 भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है ना। जब भी आप PYQ लगाइए तो ये पेज एक फाइल में अपने सामने रखिए, जब आप एनालिसिस करने बैठिए तो आपका अगर पॉलिटी से क्वेश्चन गलत हुआ तो तुरंत इस पेज में लिखिए, और इस पेज में ना बहुत सटा के लिखिएगा, कहीं भी इधर उधर छोड़िएगा मत, ताकि लास्ट मिनट में रिवीजन के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप एक ही कॉपी में ऐसे लिखते जाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगी और पेज पलटने का मन नहीं करेगा जब हम ज़्यादा नोट्स देखेंगे। तो ये पेज रहेगा अगर अलग अलग, बस 2-3 हर सब्जेक्ट के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। मान लीजिए आपका पॉलिटी में आर्टिकल 44 रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे बस लिखना आर्टिकल 44 UCC, बस, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। मान लीजिए अगर आपका आर्टिकल 14 गलत हो गया तो यहाँ पे लिखना इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब ये है कि आपको एकदम कीवर्ड्स के फॉर्मेट में लिखना है, पूरा सेंटेंसेस बिल्कुल मत लिखिएगा कभी भी,
क्योंकि अगर आप फिर से लिखेंगे तो वो पूरा एक बुक बन जाएगी, तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप PYQ के नोट्स बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं। ये 2019 के CGL का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे आप पढ़िए, ये जो फेयोफाइके है ये ब्राउन एल्गे को बोलते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन CGL 2023 टीयर 1 में नहीं पूछा गया था? मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है और ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका मतलब ये 2019 में भी आया, 20 में भी रिपीट हुआ, 21 में भी रिपीट हुआ और CHSL 2023 में भी रिपीट हुआ। लेकिन ये है कि सेम ऐसे डायरेक्ट रिपीट नहीं हुआ। CGL में जब ये आया था तो फेयोफाइके का ये मैचिंग कराने वाला आया था और मैचिंग कराने वाला जो ऑप्शन था वो इतना ईजी था कि अगर आपको एक भी पता होता तो आप मैच करा लेते। ठीक, तो इस वजह से कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। हंटर कमीशन आया था तो वायसराय कौन था? तो रिपन था उस टाइम। तो ये भी पूछा है कि हंटर कमीशन आया कब था। तो ऐसे पूछे जाते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन से ना ईयर भी पता होना चाहिए। यहाँ से देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको और भी दिखाती हूँ और सारे क्वेश्चन नीचे वाले। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए कि CU की जो है द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ये किसने लिखा था? तो ह्वेनसॉन्ग ने। और ये क्वेश्चन 2019 का ही है। और क्वेश्चन एक बार ये पूछा कि ह्वेनसॉन्ग ने कौन सी बुक लिखी, और एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड किसने लिखी? तो ह्वेनसॉन्ग ने लिखी। अब आप यहीं से देखते जाइए, RRBs जो है किसके रिकमेंडेशन पे जो है बनी थी? तो नरसिम्हन कमेटी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब ये 2019 के एक शिफ्ट का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें से भी इतने क्वेश्चन रिपीटेड हैं। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पे रावी रिवर का नाम पूछा है तो परुशनी रिवर बोलते हैं उसको। सिराजुद्दौला ने बैटल ऑफ प्लासी जो लड़ा था ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये 1757 में हुआ था। और एक बार ये पूछा हुआ था कि किसके किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। अब इसके बाद यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ना, ड्राई आइस किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये भी रिपीट है। आप देखते जाइए कि कितने क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं वेरियस एग्जाम में। यहाँ पे ना ये थोड़ा सा कट गया, यहाँ पे लिखा था ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच में होता है। मैचिंग वाले में एक बार एसिड का क्वेश्चन आया था और सारे फूड के नाम दिए थे। अगर आपको पता होता तो आप कर लेते ना। अब यहाँ से देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ है ना रिपीटेड, कि मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, ये भी रिपीटेड है। अब यहाँ से आप देखते जाइए, ये क्वेश्चन देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है इसकी एवरेज ग्रेडियंट जो होती है वो होती है 1% और इवन लेस, और ये सैलोवेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन होता है। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है रिसेंट के किसी एग्जाम में, मैंने देखा था बट मुझे एग्जाम का नाम नहीं याद आ रहा। ये भी रिपीट हुआ है, शैलोवेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन किसको बोलते हैं? यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था और ये जो कीवर्ड है ये पूछा हुआ था। ठीक, अब आप ये वाला भी देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये देखिए जाकिर हुसैन ने ये प्लैनेट रम जो है इसमें काम किया था, म्यूजिक एल्बम है और इसके लिए इनको ग्रैमी मिला। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे सिर्फ नाम पूछा था। दोबारा ये पूछा कि प्लैनेट ड्रम में जो मिकी हार्ट के साथ किसने काम किया था, तो जाकिर हुसैन ने काम किया था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाइए इसको। अब यहाँ से देखिए ये कितनी बार रिपीट हुआ, 74th अमेंडमेंट से कौन सा जो है पार्ट जोड़ा गया, तो यहाँ पर 9A जोड़ा गया। अब यहाँ से ये भी रिपीटेड है कि ललिता फोक डांस कहाँ का है, महाराष्ट्र का। हुंडरू फॉल्स का देखिए ये जो है सुवर्ण रेखा, और ये 2019-20 के क्वेश्चन हैं और इतने बार रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि दिल्ली सल्तनत का पीरियड कितना था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगी, फिर बताऊंगी कैसे नोट्स बनाने हैं, पहले आप यहाँ से समझ लीजिए। अब देखिए पहला पूछा कि फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट की कौन थी, तो यहाँ पे है लीला सेठ, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीटेड है। अब उसके बाद जो है नंदा देवी पीक, ये तो रिपीट होता रहता है, उत्तराखंड का है। उसके बाद यहाँ से कह रहा है कि लाइट इंटरिंग इनटू द आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय प्यूपिल, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और कब हटाया गया था, 1978। ईयर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है लेकिन फिर बाद में आंसर में पूछा गया है। फ्रूटी फ्रेग्रेंस किसका होता है, इथाइल एसीटेट का।
यहाँ पे पूछा कि एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन कंट्रोल कौन करता है, तो पिट्यूटरी। प्रोजेक्ट टाइगर देखिए कई बार रिपीट होता है, मतलब मैं यहाँ से आपको इतने सारे क्वेश्चन दिखा सकती हूँ। ये देखिए बकमिंस्टर फुलरेंस, ये CHSL में रिपीट हुआ। C60 जो होता है ये भी पूछा गया। और किसी भी देश की पहली प्राइम मिनिस्टर जो कि श्रीलंका की थी, श्रीमाओ भंडारनायके, ये भी पूछा गया। और यहाँ पे देखिए UCC, मतलब आप देख पा रहे होंगे, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल जी ने बनवाई, ये कितनी बार रिपीट हुआ है। और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं कि जो यहाँ पे रिपीट हुआ है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे सीधे रिपीट नहीं होते, बट अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए मलिमत कमेटी जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड है। मान लीजिए क्वेश्चन में किसी और चीज़ की कमेटी से रिलेटेड आपसे पूछ ले, तो आप जानते हैं कि ये क्रिमिनल जस्टिस फॉर्म से रिलेटेड है, तो आप इसको तो तुरंत एलिमिनेट कर पाएंगे ना। यहाँ से देखिए टिस्को 1907 में इस्टेब्लिश किया गया, ये भी रिपीटेड है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे कैसे रिपीटेड है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना नोट्स कैसे बनाने, ये मेरे बहुत पुराने नोट्स हैं, तो इस फॉर्मेट में आपको नोट्स बनाने हैं कि आप ऐसा बनाइए फ्लो चार्ट के फॉर्म में, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को इंटरलिंक करिए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए इसको ऐसे ही बनाया जाता है कीवर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत कम पेज लगेंगे, बहुत छोटा सा नोट्स बनेगा, बहुत क्रिस्प रहेगा, आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि डेली लगाना है कि गैप करके लगाना है मॉक टेस्ट। सही जवाब ये होगा दोनों। डेली आपको तब लगाना है जब एग्ज़ाम में आपके सिर्फ 10-15 दिन रह जाए, और आपको 2-3 दिन के गैप पे अभी लगाना है। डेली मॉक लगाने से क्या होता है ना कि आप बस लगा रहे होते हैं, फिर एनालाइज कर रहे होते हैं, तो रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता और कल भर आप फिर मॉक टेस्ट लगाने बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। आप एक दिन मॉक लगाइए, 2 दिन रिवाइज करिए, देखिए कहाँ कहाँ वीक एरियाज़ हैं, और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ जो है ना उसको कभी भी ग्रांटेड मत लीजिए, उसको भी रिवाइज करते रहिए। 2-3 दिन के गैप पे ही आप मॉक टेस्ट लगाइए। रिवीजन करना कैसे है, तो इसको आपको तोते की तरह बैठ के रटना नहीं है। जब भी आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत हो ना, तब आपको बैठ के GS के क्वेश्चन ऐसे बहुत अच्छे से देखते हुए पढ़ना है। GS इज इक्वल टू मेडिटेशन। आपको फनी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप बहुत शांत दिमाग के साथ पढ़ते हैं ना तो चीज़ें आपके दिमाग में जाती हैं। और आजकल रील्स और सोशल मीडिया के चक्कर में इतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैकग्राउंड में थॉट्स चल रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हमारी चीज़ें होती हैं उसको आने ही नहीं देते। सबसे पहले आपके दिमाग में जो इतनी सारी आवाज़ें चल रही हैं, पहले उसको बंद करिए, उस टाइम आप रिवाइज करिए GS को, जिस टाइम आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रहा हो। क्योंकि GS ना कई बार ऐसे ध्यान से देखने से भी अगर ऑप्शन आएगा ना तो आपको लगेगा ये तो देखा देखा सा लग रहा है, भले आपने उसको याद नहीं किया बट आपने बहुत अच्छे से उसको देखा है, तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। तो ये होनी चाहिए रिवीजन की स्ट्रैटेजी। आपके दिमाग में बहुत सारी आवाज़ें चल रही हैं और आप बस जो है उसको पढ़े जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। जब दिमाग की आवाज़ें शांत होंगी तब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर PYQ बुक की बात करें तो आप 2 बुक ले सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये दोनों बुक ही अपने आप में बेस्ट हैं। अगर आप चाहें, अगर आपको कम पढ़ना है अभी तो आप ये ले सकते हैं, अदरवाइज इसमें टाइप वाइज हाँ और सारे जो है क्वेश्चन इसमें हैं, और ये भी जो है अच्छा ही है। आप इसका लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, ये बहुत पुराना वाला था। आप ये बुक ले सकते हैं। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, एग्जाम आने वाला है, तो आप जो है रिवाइज कर सकते हैं इसको लेकर के। और रिवाइज भी ऐसे करिएगा कि पहले आप बुक का जो भी आंसर शीट है ना 25 क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी आंसर टिक कर दीजिएगा। फिर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको क्रॉस करिएगा, उसको मत लिखिएगा, केवल आप वही क्वेश्चन लिखिएगा जो इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो सकते हैं। आप ये PYQs खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं अगर आप खुद करना चाहें तो बुक लेकर के। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है, जैसा कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास है, आई एम हियर टू हेल्प यू, और मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगी। और मैं क्या करूंगी, अब जो भी हम GK PYQ का सोल्यूशन कर रहे हैं ना CGL का, तो जैसे जैसे हम शिफ्ट में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, तो बार बार एक ही क्वेश्चन करने का फ़ायदा नहीं है। GK में ना सारे डोमेन को कवर करना ज़रूरी है, क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने से एक बार निकल जाए ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये देखा हुआ है। तो इसके लिए अब से हम हर GK PYQ की वीडियो में 10-12 क्वेश्चन मैं कीवर्ड्स के फॉर्मेट में लेकर के आऊँगी, जिससे कि गारंटी है कि आपका स्कोर ज़रूर बूस्ट होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और ये कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है, मैंने जो भी एनालिसिस वगैरह किया है वो सब मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको हेल्प हो सके, आपको वो मेहनत दोबारा ना करनी पड़े। इसलिए आप इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और डेफिनेटली आपके जो जीएस के मार्क्स हैं वो बूस्ट होने वाले हैं। तो पीवाईक्यू सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।